हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, एग्जाम्स के लिए टाइम भी कम है, तो इसलिए उस चैप्टर के साथ पैरेलली एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन वेलफेयर में हेल्पफुल होते हैं, यानी कैसे माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं हम लोग अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, माइक्रोब्स। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ना कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो आप लोग छोटी सी हेडिंग लगाइए बेटा, माइक्रोब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब वर्ड को ध्यान से देखो तो उसमें एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है बेटा बहुत छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। तो बेटा माइक्रोब शब्द का इस्तेमाल अगर हम बायोलॉजी में कर रहे हैं, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो हमें नग्न आँखों से, यानी बिना किसी इक्विपमेंट के हम अगर उनको देख नहीं सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? माइक्रोब्स कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? दोज ऑर्गेनिज्म which are not visible by naked eyes, जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं ना, उन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा? उन्हें हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोब कह रहे हैं। तो सर फिर देख कैसे सकते हैं? माइक्रोब्स आर ओनली विजिबल इन माइक्रोस्कोप, यानी आपको अगर माइक्रोब्स को देखना है, माइक्रोब्स को आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हो। अगर माइक्रोब्स को आपको देखना है ना, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? माइक्रोब्स आर only visible in माइक्रोस्कोप। कहाँ दिखाई देंगे बेटा? ये माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। ठीक है सर। तो बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप देख लो, क्या हो सकते हैं माइक्रोब्स। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं? माइक्रोब हो सकते हैं आपके बैक्टीरिया। क्या हो सकते हैं बेटा? ये क्या हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है सर। और क्या हो सकते हैं? ये फंगस हो सकते हैं, यानी फंजाई हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं सर? ये बेटा प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? प्रोटोजोआ हो सकते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके क्या हैं? माइक्रोब्स हैं। यहाँ पर एटसेट्रा लिख लेना। ठीक, इसमें और भी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। तो इतना बात आपको समझ आ रहा है बेटा? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायराइड्स, वायरस, प्रियॉन्स, ये सब क्या आते हैं? ये सब आपके माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा ध्यान से सुनते हैं कि माइक्रोब्स क्या हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, जो नग्न आंखों से दिखाई ना दे, वो क्या हो गया? माइक्रोब हो गया। माइक्रोब कहाँ दिखाई देंगे? माइक्रोब्स आर ओनली विजिबल इन माइक्रोस्कोप, जो किस में दिखाई देंगे? माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि माइक्रोब्स कहाँ पर होते हैं? ये कहाँ पर होते हैं बेटा? तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? तो माइक्रोब्स बेटा सभी जगह होते हैं। माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? सभी जगह। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब जैसे मेरा हाथ है ना, अभी देखो इतना सारा मार्कर वगैरह की इंक लगी हुई है, तो गंदा हुआ है। अगर इसको भी ले जाकर मैं माइक्रोस्कोप में देखूँ ना, तो इसमें भी बहुत सारे हमको बैक्टीरिया फिर माइक्रोब्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेटा माइक्रोब्स कहाँ हो सकते हैं? माइक्रोब्स सब जगह हो सकते हैं। इवन माइक्रोब्स ऐसी जगह भी हो सकते हैं ना जहाँ पर लाइफ होना बहुत ही मुश्किल है। जैसे बहुत ही ठंडी जगह हो, बहुत ही बर्फ़ हो, बर्फ़ में पाए जा सकते हैं, बिल्कुल पाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाया जा सकता है। आप नहीं पाया जा सकते, लेकिन बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वहाँ पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, और या फिर बहुत ज़्यादा डीप ओशियन में चले जाओ, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। डीप ओशियन में, जहाँ पर ओशियन के एकदम नीचे चले जाओ, वहाँ पर भी आपको ही मिल सकते हैं। तो ये एक बात और लिख सकते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट इन अनयूजुअल हैबिटेट। they can be present in unusual habitat
कहाँ हो सकते हैं बेटा? ये ऐसे हैबिटेट में भी हो सकते हैं जहाँ पर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं बेटा? कहाँ पर हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बेटा कहाँ पर? डीप ओशियन में। ठीक है, ओशियन में बहुत नीचे चले जाएं वहाँ पर मिल सकते हैं हमें ये। कहाँ मिल सकते हैं बेटा? थर्मल वेंट में मिल सकते हैं, यानी टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर मिल सकते हैं ये। ठीक, थर्मल वेंट में मिल सकते हैं। और कहाँ मिल सकते हैं बेटा? ये स्नो में मिल सकते हैं, यानी बर्फ़ में भी मिल सकते हैं हमें। ठीक, तो आप देख लो कितने हार्ड कंडीशंस में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब, यानी माइक्रोब कहाँ होते हैं? सब जगह होते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट इन अनयूजुअल हैबिटेट, यानी जहाँ पर नॉर्मल लाइफ नहीं पाई जाती है वहाँ भी पाए जाते हैं। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? अनयूजुअल हैबिटेट में भी हो सकते हैं। अब सवाल है कि बैक्टीरिया करते क्या है? तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सैप्रोफिटिक कंडीशन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? सैप्रोफिटिक कंडीशन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक लाइन और लिखता हूँ नोट डाल के मैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कह दो या फिर मोस्ट ऑफ द माइक्रोब कह दो। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब आर प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन सैप्रोफिटिक कंडीशन। सैप्रोफिटिक कंडीशन क्या है बेटा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को आप क्या कहते हो? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जहाँ पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सैप्रोफिटिक कंडीशन। कहाँ हो सकते हैं बेटा? सैप्रोफिटिक कंडीशन में होते हैं। सैप्रोफिटिक कंडीशन क्या है? जहाँ पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा? सर्वाइव कर सकते हैं। और क्या करते हैं बेटा? वहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको ये लोग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी उसके क्या करते हैं बेटा? उसका डीके करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन सैप्रोफिटिक कंडीशन एंड सर्वाइव देयर एंड दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा? माइक्रोब्स की। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल होता है बेटा, कल्चर। माइक्रोब का हम लोग क्या कर रहे हैं? माइक्रोब का कर रहे हैं हम लोग कल्चर। तो अब ये कल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो मेरे पास एक लैब है। हम कहाँ पर हैं बेटा? लैब में हैं। ठीक है, लैब में हमारे पास एक ऐसे पतली सी डिश होती है। ठीक, ये क्या है? ऐसे पतली सी डिश है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं पेट्री डिश का। ये क्या होती है? ऐसे एक तस्तरी टाइप की होती है, छोटी सी डिश होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेट्री डिश कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? पेट्री डिश है। अब पेट्री डिश में हमने क्या भर दिया? एक मीडियम भर दिया। इसमें क्या भर दिया बेटा? हमने एक मीडियम भर दिया। पेट्री डिश है ये। पेट्री डिश में क्या भर दिया है? को बेटा, इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ ये पेट्री डिश है। इसमें क्या भर रखा है हमने? मीडियम भर रखा है। अब इस मीडियम में क्या है? मीडियम में क्या है बेटा? मीडियम में है कुछ न्यूट्रिएंट्स। क्या है? कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं एंड सम अदर सब्सटेंसेस, और कुछ और पदार्थ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या डाल दिए? यहाँ पर हमने डाल दिए हैं बेटा कुछ माइक्रोब्स। यहाँ पर क्या डाल दिए हैं? कुछ माइक्रोब्स डाल दिए हैं। अब इस माइक्रोब को हम आर्टिफिशियल मीडियम में न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस देके क्या करा रहे हैं? ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या डाले हैं? माइक्रोब डाले हैं और इनकी क्या करवा रहे हैं? इनको हम करा रहे हैं बेटा ग्रो, यानी इनकी करा रहे हैं ग्रोथ। तो ये बेटा हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोब को आर्टिफिशियल मीडियम में जो हम ये ग्रो करा रहे हैं ना, उसी को क्या कह रहे हैं बेटा? हम कल्चर कह रहे हैं। तो कल्चर क्या है बेटा? कल्चर टू ग्रो microbes in artificial medium by providing them nutrients and other substances।
इस माइक्रोब्स को हम क्या करा रहे हैं बेटा, लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में हम ग्रो करा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस देकर, ताकि इनका हम क्या करा सकें बेटा, इनको ग्रो करा सकें और इनके बहुत सारे नंबर हम प्राप्त कर सकें। ऐसा हम कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कल्चर। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कल्चर कहेंगे। ठीक है, तो जिस माइक्रोब को आप यहाँ पर ग्रो करा रहे हो उसी का कल्चर होगा ये। आप यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हो तो बैक्टीरिया का कल्चर है, फंगस को ग्रो करा रहे हो फंजाई का कल्चर है। तो ठीक है बेटा, ये क्या है, कल्चर है। क्योंकि देखो कल्चर को सीखना इसलिए ज़रूरी था ना, क्योंकि अभी जब आगे हम एंटीबायोटिक सीखेंगे, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, वो कुछ ऐसे कल्चर मीडियम में ही प्राप्त हुई थी। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम पहले समझ लेते हैं कि कल्चर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो हम क्या करने वाले हैं, अब आते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर पर। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं ना कि माइक्रोब जो है ना, ये कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे डेली लाइफ में, कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे ह्यूमन वेलफेयर में, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी हैव स्टडीज इन दिस चैप्टर, तो लिखते हैं बेटा यहाँ पर, इन दिस चैप्टर वी स्टडीज, इन दिस चैप्टर we studied about how microorganisms, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम माइक्रोब्स कह रहे हैं, माइक्रोब्स आर हेल्पफुल और यूज्ड इन लाइफ ऑफ ह्यूमन की लाइफ में ये कैसे हेल्पफुल हैं, ये चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा कि ह्यूमन की लाइफ में ये कैसे हेल्पफुल हैं, ये बात सीखने के लिए। तो आप क्या करिए बेटा, यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, एक नया टॉपिक शुरू करना है हमको, इसलिए आप क्या करिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये सीख लेंगे कि कैसे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग ये सीखते जाएंगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ में। ये बातें हम लोग इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये लोग हेल्पफुल हैं। ठीक है, चलिए करिए स्क्रीनशॉट फटाक से इसका। बेटा ये नीचे अभी दिख नहीं रहा था, अब ठीक कर दिया मैंने। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं। आप रफ करने में ना बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि ठंडी के टाइम पर ये इंक क्या होती है, कुछ ज़्यादा चिपक जाती है बोर्ड पर। चलिए अब हम लोग ये देखने वाले हैं ना कि कैसे माइक्रोब हेल्प करते हैं किसमें बेटा, ह्यूमन वेलफेयर में। ये माइक्रोब कैसे हेल्प करते हैं किसमें, ह्यूमन वेलफेयर में। और ये माइक्रोब कैसे हेल्पफुल हैं ये माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल हैं ह्यूमन के लिए, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला लिखते हैं बेटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक, यानी घर में कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता क्या है बेटा, वो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स को
जो है वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स को किस में कर देगा बेटा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में जब कन्वर्ट करता है ना, तो जिसके द्वारा जो मटेरियल, जो फूड होता है आपका, मान लो फूड में जो कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल थे उनको उसने सिंपल में कन्वर्ट किया ना, जिससे क्या होता है बेटा, फूड का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। फूड का जो ऑर्डर होता है ना, उसकी जो महक वगैरह होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी क्या होती हैं फूड की, वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल into simple material due to that the taste, order and qualities of food चेंज्ड, ठीक, जिससे फूड की क्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हम लोग आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें लेते हैं हम लोग लैब को। किसको लेते हैं, लैब को। व्हाट डू यू मीन बाय लैब। अब लैब क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बेटा क्या, लैब। लैब का मतलब होता है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या है बेटा, ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या मतलब है सर, तो देखो बेटा, होता क्या है कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मिल्क में शुगर को किस में चेंज करना है, शुगर को चेंज करना है, मिल्क में जो शुगर है ना उसको चेंज करना है किस में, लैक्टिक एसिड में। मिल्क की जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है, उसको चेंज करना है किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को किस में चेंज कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया के ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लैब नाम देते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैब क्या है बेटा, ये उन बैक्टीरिया का ग्रुप है जो मिल्क में उपस्थित शुगर को किस में बदल सकते हैं बेटा, वो बदल सकते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो क्या लिखेंगे, व्हाट आर द लैब, लैब आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे बेटा, दे आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which can change sugar of milk into lactic acid are called, चलो आर कॉल्ड छोड़ो, यहाँ पर पूरा ही कर देते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन चेंज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड में बदल सकते हैं शुगर को, उन बैक्टीरिया के ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लैब। तो यानी यहाँ पर ये जो मिल्क में क्या है बेटा, मिल्क की जो शुगर है उसको हम लोग किस में बदल रहे हैं, उसको हम लोग बदल रहे हैं लैक्टिक एसिड में। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया, जिसको हम लिखते हैं बेटा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया के ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, उनको नाम दे दिया बेटा किसका, हमने लैब का। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, वो क्या है बेटा, लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं एक नाम जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा, लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक तरीके का लैब है, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप का क्या है, एक बैक्टीरिया है जो मिल्क की शुगर को किस में चेंज कर सकता है, लैक्टिक एसिड में। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ए बैक्टीरिया ऑफ लैब। लैब का मतलब बेटा क्या है, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाला ग्रुप है ये। तो इस ग्रुप का केवल एक सदस्य है, कौन, ये आपका लैक्टोबैसिलस। इट इज अ बैक्टीरिया ऑफ लैब विच कैन convert lactose sugar into lactic acid
किसमें बदल सकता है बेटा, ये लैक्टिक एसिड में बदल सकता है। अब इस लैक्टोज के लैक्टिक एसिड में बदलने से क्या हो जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा मिल्क क्या होता है, बेटा मिल्क क्या होता है, मिल्क एक इमल्सन होता है। व्हाट इज मिल्क, मिल्क क्या है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा मिल्क क्या है, एक तरीके का इमल्सन है। क्या है बेटा, एक तरीके का इमल्सन है। अभी लेटेस्ट में ना यहाँ पर यूपीपीसीएस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीलिम्स का, वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि मिल्क क्या है, वो कोलाइड है, लिक्विड है, क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन था बेटा इमल्सन का। तो मिल्क क्या है बेटा, एक तरीके का इमल्सन है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इमल्सन है तो यानी इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें होता है आपका, इसमें क्या है बेटा, इसमें आपका मौजूद है वाटर, प्लस इसमें क्या है बेटा, इसमें है फैट। क्या है बेटा, इसमें है फैट। वाटर और फैट आपको पता है क्या होते हैं, जानी दुश्मन होते हैं। आपको मालूम है कि वाटर और फैट आपस में मिक्स नहीं होते। फैट यानी कि वसा जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, वसा और पानी आपस में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इनमें इनको क्या करता है बेटा, वाटर और फैट को जोड़ने के लिए इसमें क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है एंड दिस वन इज फैट मॉलिक्यूल। इसको जोड़ने के लिए बीच में क्या है, इसको जोड़ने के लिए क्या है, एक प्रोटीन है। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, प्रोटीन है जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रही है। प्रोटीन दैट हेल्ड वाटर एंड फैट। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, अब होता क्या है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमने क्या किया, मेरे पास क्या था यहाँ पर, मिल्क था, मेरे पास क्या भरा था यहाँ पर, मिल्क था। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है मिल्क। अब इस मिल्क में मैंने क्या ऐड किया, ऊपर से मैंने ऐड कर दिया इसमें लैक्टोबैसिलस को या फिर लैब को ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या ऐड किया इसमें, इसमें ऐड कर दिया लैब, यानी हमने ऐड किया इसमें किसको, लैक्टोबैसिलस को। अब लैक्टोबैसिलस को ऐड करने के बाद क्या होगा, इस मिल्क के अंदर क्या है बेटा, इस मिल्क के अंदर क्या है, इस मिल्क के अंदर है शुगर। क्या है बेटा, इसमें है शुगर। अब ये लैब क्या करता है, ये लैब क्या करता है, इस शुगर में चेंज लाके इसको क्या बना देता है, इसको बना देता है लैक्टिक एसिड। क्या बना देता है बेटा, लैक्टिक एसिड बना देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, लैक्टिक एसिड बना देता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, अब चूंकि ये एसिड है तो ड्यू टू एसिड pH ऑफ मिल्क लोअर्स। एसिड के कारण pH क्या होता है बेटा, उसका गिर जाता है, यानी pH हो जाता है चेंज। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन को क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीन क्या होती है बेटा, पार्शियली डाइजेस्ट, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती। ये प्रोटीन जो है ना बीच में, ये क्या करती है, ये पार्शियली बेटा, यानी पूरी तरीके से नहीं लेकिन पार्शियली, यानी कुछ आंशिक रूप से क्या हो जाती है बेटा, ये डाइजेस्ट हो जाती है। अब प्रोटीन के पार्शियली डाइजेशन से क्या होता है बेटा, प्रोटीन में चेंज आ जाता है और ड्यू टू चेंज, यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, ड्यू टू चेंज इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या आ गया, चेंज आ गया। इस चेंज के आ जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, मिल्क का कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन हो जाता है मतलब मिल्क में क्या बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं। ठीक, मिल्क का क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। और मिल्क का जब कोगुलेशन हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। कर्ड का फॉर्मेशन होने का मतलब आपके पास क्या बन गया बेटा, आपके पास क्या बन गया, आपके पास दही बन गया। अब इस मिल्क से आपको क्या बनाना था, इस मिल्क से आपको दही बनाना था, जिसके लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया बेटा लैब का। ठीक है, फिर से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। मिल्क क्या होता है बेटा, एक तरीके का इमल्सन होता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, मिल्क क्या होता है, मिल्क एक तरीके का इमल्सन होता है। इमल्सन होने का मतलब यह है कि इसमें क्या क्या होते हैं, वाटर एंड फैट होते हैं। वाटर और फैट आपस में कभी मिक्स नहीं होते, इस वजह से वाटर एंड फैट को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन दैट हेल्ड वाटर एंड फैट। अब यहाँ पर इस बकेट में हमने क्या लिया, छोटे से
पात्र में हमने क्या लिया, मिल्क लिया। मिल्क में क्या है, शुगर है। कौन सा शुगर है बेटा, लैक्टोज शुगर है। कौन सा शुगर है, इसमें क्या होती है बेटा, शुगर होती है। और इवन शुगर कौन सी होती है, शुगर होती है आपकी लैक्टोज। इस लैब ने क्या किया, इस शुगर को चेंज किया किस में, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के कारण क्या हुआ बेटा, मिल्क का पीएच जो होता है ना वो लोअर हो जाता है, यानी कम हो जाता है, यानी पीएच चेंज हो जाता है। क्योंकि एसिड का पीएच क्या होता है, कम होता है बेटा। जितना ज़्यादा कम होता जाएगा पीएच मीडियम, उतना ही क्या होता जाता है, एसिडिक होता जाता है। ठीक है, इतना तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो अब पीएच चेंज हो गया बेटा। पीएच चेंज होने के कारण क्या होगा बेटा, ये लैक्टिक एसिड प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, जिसके कारण प्रोटीन में क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। और फिर क्या होगा बेटा, इस प्रोटीन में चेंज आने के कारण मिल्क क्या करेगा, कोगुलेट कर जाएगा, यानी इसका क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। और ये मिल्क का कोगुलेशन हो जाता है जब ना, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दही कहते हैं। यानी क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस अभी देखी है ना मैंने, ये क्या है बेटा, दिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दिस इज प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। ये क्या है बेटा, ये कर्ड का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ये कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ये कर्ड का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ, सर ये कर्ड का फॉर्मेशन इस लैक्टोबैसिलस के कारण हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये लैक्टोज शुगर जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये एसिड में चेंज नहीं होता। और ये एसिड में चेंज नहीं होता तो क्या होता बेटा, प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन नहीं होता, और जिसकी वजह से प्रोटीन में चेंज नहीं आता और मिल्क का कोगुलेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, अब ये मिल्क से किस में चेंज हो गया है बेटा, अब ये मिल्क से हो गया है चेंज किस में, कर्ड में। ठीक है, अब ये मिल्क से किस में चेंज हो गया है, कर्ड में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्या बन गया है, ऐसे बेटा ये क्या हो गया है, यहाँ पर इसका कोगुलेशन हो गया है। अब ये क्या है बेटा, कर्ड है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कर्ड। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये कर्ड में क्या क्या होगा बेटा, कर्ड में ये बताओ आप, लैक्टोबैसिलस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी को डालने के बाद ही तो ये सारी प्रोसेस हुई थी। तो इसके अंदर कर्ड में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, इसमें प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी इसमें लैब मौजूद होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा ग्लास है, जिसमें क्या भर दिया मैंने, इसमें भर दिया मैंने मिल्क। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कर्ड निकालता हूँ। यहाँ से क्या निकाला मैंने, ये थोड़ा सा कर्ड निकाला। ये थोड़ा सा क्या निकाला बेटा, यहाँ से थोड़ा सा एक कर्ड निकाला। और इस कर्ड को निकाल के मैंने कहाँ डाला, इस कर्ड को निकाल के जैसे ही मैं इस मिल्क में डालूंगा ना, इस मिल्क में भी क्या होगी, इस जैसे इस कर्ड को कहाँ डाल रहा हूँ बेटा, मैं इस कर्ड को डाल रहा हूँ। ये क्या है, स्मॉल अमाउंट है, किसका, कर्ड का। रुको बेटा एक मिनट, ये क्या है बेटा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है। इसको कहाँ डाल रहा हूँ बेटा, इसको मैं डाल रहा हूँ कहाँ पर, इस मिल्क के अंदर। ये क्या है, इसमें भरा है मैंने मिल्क, इसको कहाँ डाल रहा हूँ मैं, मिल्क के अंदर डाल रहा हूँ। अब इसको मिल्क में डालने पर क्या होगा, मिल्क में जैसे ही डालूंगा ना, तो इस कर्ड के स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट है इसमें क्या, इसमें प्रेजेंट है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेंगे, जब इसमें जाएंगे ना, तो अगर मैं कर्ड डाल रहा हूँ तो कर्ड के साथ में तो लैब भी जा रहा है, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो इसमें था वो इसमें भी जा रहा है। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब मिल्क में आता है ना, तो सेम यही प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा, यानी यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन करवा देगा बेटा, यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, मिल्क जो था ना उसमें कोगुलेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगी, और बन जाएगी बेटा कर्ड। क्या बन गई, कर्ड बन गई, यानी यहाँ पर फिर से दही बन गया। अब ध्यान से सुनेंगे मैं जो कहने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने मटेरियल डाला था, ठीक, ये मटेरियल डालने के बाद ये मिल्क किस में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया। तो जिस मटेरियल को, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जिसको मैंने डाला, ये मिल्क किस में चेंज हो गया, कर्ड में, यानी दही में चेंज हो गया ना, इसको कहते हैं बेटा एनोकुलम। क्या कहते हैं बेटा, एनोकुलम कहते हैं। एनोकुलम वो मटेरियल होता है जिसको डालने के बाद प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे मैंने ये लैब को इसमें डाला, वैसे ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई होगी इस मिल्क के अंदर। यहाँ पर जो मैंने मिल्क भरा है ना, इस मिल्क के अंदर ये सारी प्रोसेस कब स्टार्ट हुई, जब मैंने इसको डाला। तो इसको क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। तो इनोकुलम क्या होता है बेटा, इनोकुलम क्या है बेटा, इनोकुलम क्या है, स्टार्टर मटेरियल है। क्या है बेटा, स्टार्टर मटेरियल है। ठीक है, जो प्रोसेस को क्या कराता है बेटा, जो प्रोसेस को
स्टार्ट करवाता है। तो इस मिल्क के लिए स्टार्टर मटेरियल यानी इनोकुलम क्या था, वो ये वाला पोर्शन था जो मैंने थोड़ा सा कर्ड निकाल के इसमें डाला था, क्योंकि इसमें क्या मौजूद था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब सवाल ये है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम कैसे करता है बेटा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए क्या चाहिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करता है बेटा। तो इसके लिए क्या आना चाहिए बेटा, लैब के लिए, यानी ये आपका जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कह रहे हैं, ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर है बेटा ये कितना होना चाहिए, ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। लैक्टोबैसिलस एक्ट कहाँ पर करता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात है बेटा, ये इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा बेटा, हमने सीखा कि कैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे लिए कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कर्ड क्या है बेटा, एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है ना, हमारे घर में बनने वाला प्रोडक्ट है। अब बताओ बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये कर्ड बनाना पॉसिबल था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है, माइक्रोब क्या है, ये हमारे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये हमारे क्या है बेटा, ये क्या है, हमारे माइक्रोब हैं। तो क्या बिना इनके ये सारा काम किया जा सकता था? क्या बिना इनके ये सारा काम किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या कह रहे हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में भी माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमने ये समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सीखेंगे फर्मेंटेशन को, कि फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो भी आपकी एनसीईआरटी में उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप इसके नोट्स बनाइए, और इस चैप्टर को मुश्किल से 4-5 लेक्चर में ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। 2 या 3 दिन में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक। उस वाले चैप्टर के साथ साथ दोनों चैप्टर एक साथ फिनिश करने की पूरी कोशिश है। तो आप बेटा बने रहिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।